Good morning, students. This is the video of chapter 15, Some Natural Phenomena of Science of class 8th. The name of the chapter is Some Natural Phenomena. Means वो phenomena जो नेचर में अपने आप होते हैं. बहुत सारे फिनोमिनास हैं जो नेचर में अपने आप होते हैं, जैसे कि रेन होगी, आपकी स्टॉर्म्स आने, साइक्लोन्स आने, ये सब नेचर में अपने आप होते हैं. तो इन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल फिनोमिनास बोलते हैं. आपने क्लास 7th में विंड स्टॉर्म्स और साइक्लोन के बारे में पढ़ा है, उनके डैमेजेस के बारे में भी पढ़ा है कि किस तरह से उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है. और भी आपने मेथड्स पढ़े हैं 7th क्लास में कि ये जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं जैसे कि विंड स्टॉर्म साइक्लोन्स, इनसे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इनकी ये जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमिनाज हैं इनसे अपने आप को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are the lightning and earthquakes. इस चैप्टर में हम दो और जो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. कौन कौन सी? लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स. इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. We shall also discuss that what steps we can take to minimize destructions caused by these phenomena. तो ये जो फिनोमिनाज हैं इनसे जो डिस्ट्रक्शन, जो डैमेज होता है, उससे किस तरह से अपने आप को बचाया जा सके उसके बारे में स्टडी करेंगे. लाइटनिंग. यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम्स लूज. आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वहाँ पे वायर अगर लूज हो जाए तो उसके आसपास के स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाता है. दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग लूज इन इट्स सॉकेट. आपने अपने सॉकेट्स में भी घरों में देखा होगा कि अगर प्लग लूज हो तो वहाँ पर भी स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जो लाइटनिंग है वो भी एक तरह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है, जो बिजली चमकती है आसमान में, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है. तो वो भी क्या है? एक तरह की एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल, बट बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में होती है. वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोज ऑफ दीज स्पार्क्स. तो जो पुराने टाइम था उसमें लोगों को नहीं पता था कि ये स्पार्क क्यों होते हैं, ये जो लाइटनिंग होती है वो क्यों होती है. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. इसलिए वो लाइटनिंग से क्या उस टाइम डरते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम लाइटनिंग के बारे में नॉलेज नहीं थी. एंड थॉट दैट द रैथ ऑफ गॉड वाज विजिटिंग दैम. और वो क्या सोचते थे कि रैथ ऑफ गॉड्स मीन्स गॉड का एंगर उनके तक पहुंच रहा है, मीन्स उनसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से गॉड क्या उनसे गुस्से हो गए हैं और वो इसीलिए वो स्पार्क की फॉर्म में उसे क्या उन्हें क्या पनिशमेंट दे रहे हैं. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. लेकिन अब हमें इसके बारे में पता चल गया है कि जो लाइटनिंग है वो क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे जो चार्जेस हैं क्लाउड के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या लाइटनिंग होती है. वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स. हमें लाइटनिंग से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. तो उसके लिए बहुत प्रिकॉशंस जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए. द स्पार्क दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट. द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर के एक काइंड ऑफ रेजिन, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जब उसे रब किया गया फर से, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. तो वो क्या है, अपनी तरफ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट खींच रहा था. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ द वुलन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स यू हेयर स्टैंड्स ऑन एंड. जब आप वुलन या पॉलिएस्टर के क्लोथ्स को उतारते हो तो आपके जो बॉडी के साथ आपके जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं. इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड. अगर आप इसको डार्क में क्लोथ्स को उतारते हो तो आपको देखा होगा आपने कई बार कि बहुत सारी आप जो पॉलिएस्टर की शर्ट्स वगैरह होती है अगर आप उतारते हो तो आपको क्या स्पार्किंग भी दिखाई देती है अंधेरे में, और क्रैकलिंग साउंड भी आती है आपको. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रूव किया, उसने शो किया कि जो आपके कपड़ों से क्रैकलिंग या जो स्पार्क आपको दिखाई देता है वो जो उसमें फिनोमिना यूज़ होता है वही सेम फिनोमिना लाइटनिंग में भी होता है. तो जो स्पार्क है आपके क्लोथ्स में और जो लाइटनिंग का प्रोसेस है वो दोनों क्या है, सेम है. लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मीन्स इसको मतलब शो करने के लिए इनको एटलीस्ट 2000 years लग गए फॉर द रियलाइजेशन टू अकर दैट द स्पार्क ऑफ द क्लोथ एंड द लाइटनिंग इज द सेम फिनोमिना. We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky.
हम कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से ये रिलेट करते हैं लाइटनिंग को स्काई में, वो भी पढ़ेंगे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहले हम क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो आपने ये गेम खेली होगी सभी ने कि जब आप अपने स्केल को, प्लास्टिक का स्केल है, प्लास्टिक क्या होती है, इंसुलेटर होते हैं जिसमें से कोई चार्ज नहीं पास होता, करंट नहीं पास होता। लेकिन प्लास्टिक को जब आप रब करते हो, अपने ड्राई हेयर के साथ, तो उसके बाद क्या, वो चार्ज होता है। रब करने के बाद क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। जब भी आप किसी भी बॉडी को रब करते हो, इंसुलेटर होता है जो, तो उसके अंदर के कुछ टाइम के लिए चार्ज आ जाता है। वहाँ पे एक जहाँ से आपने रब किया होता है उस एंड पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और वो चार्ज क्या करता है, जो सामने उसके स्मॉल बिट्स होते हैं पेपर के, उनको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सो फर्स्ट नेचर क्या चार्जिंग का, चार्जिंग बाय रबिंग। एक्टिविटी 15.1, आपने क्या करना है, एक बॉल पेन जो यूज़ कर चुके हैं उसका रिफिल लो और उसे रब करो वाइग्रेसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। कोई पॉलीथीन का पीस ले लो या अपने ड्राई हेयर्स लेकर ड्राई हेयर्स के ऊपर रब करो उसे बहुत ज़ोर से। ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and must record your observation. तो क्या है कि जब आप प्लास्टिक को जो रिफिल है उसे रब करोगे पॉलीथीन के साथ, तो वो उसके ऊपर क्या है, कुछ चार्ज आ जाएगा, स्मॉल चार्ज आ जाएगा। जैसे ही आप मतलब उसे उसके साथ रब करोगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके सामने पड़े हुए छोटे छोटे पेपर हैं जो कागज़ के, उसे उठा लेगा। इसी तरह से जब आप प्लास्टिक कॉम को रब करते हो अपने ड्राई हेयर के साथ, तो वो भी क्या, उसके अंदर भी क्या चार्ज आ जाता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज्ड। जब आप चार्जिंग कर रहे हो, रिफिल को आप पॉलीथीन के साथ रब कर रहे हो, प्लास्टिक कॉम को अपने हेयर के साथ कर रहे हो, तो ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। जिससे आपने क्या लेना है, इस तरह से एक बॉल पेन का रिफिल ले लेना है या फिर बॉडी ले लेनी है, और उसको जोर से क्या करना है, आपने या तो इस पेपर शीट पे रब करो या अपने हेयर्स पे रब करके देखो। आपने क्या करना है, इस तरह से इसको कॉन्टीन्यूसली रब करते जाना है। जैसे आप इसको रब करते जाओगे कॉन्टीन्यूसली, जोर से आपने रब करना है। रब करने के बाद आपने ये पेपर को इस तरह से उठाना है। आप देखोगे कि ये पेपर का पीस क्या है, उठ जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गए हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि प्लास्टिक का कोई कॉम हो गया या प्लास्टिक का रिफिल हो गया या स्केल हो गया, उसको आप रब करते हो, रब करने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन। देखो चार्जेस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमें किस तरह से पता चला कि ये दो टाइप के होते हैं, तो देखते हैं हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं और वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द, देखो एक एक्टिविटी दे रखी है 15.1 से, आप उन्होंने कुछ सेलेक्ट किया है, पीछे जो बॉक्स दिया हुआ था, फिर उसके बेसिस पे हम क्या आगे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एक्टिविटी 15.3। आपने क्या करना है, इन्फ्लेट कर लेने हैं 2 बैलून्स और उनको हैंग कर देना है इस तरह से ताकि वो आपस में टच ना करें। बैलून लिए तो उनको फुला लिया और उनको इस तरह से हैंग कर दिया और आपस में वो उसे टच नहीं होने चाहिए। फिर क्या करना है, आपने दोनों बैलून्स को क्या करना है, वुलन क्लॉथ के साथ रब करना है। वुलन क्लॉथ के साथ क्या करोगे, आप रब करोगे आप, और उसके बाद उन्हें छोड़ देना। क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो ये आपने पहले रखे थे इस तरह से, अब इनको वुलन क्लॉथ के साथ जब आपने रब किया, आपने यहाँ रखा, देखो बैलून, दोनों का बैलून का मटेरियल क्या है, सेम है, और दोनों को आपने किससे रब किया, वुलन क्लॉथ से रब किया है, तो दोनों पर क्या आएगा, सेम चार्ज आ जाएगा। जैसे ही उन पर सेम चार्ज आया तो वो दोनों देखो एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, बिकॉज उन दोनों के ऊपर क्या था, सेम चार्ज था। अब आपने फिर से रिपीट करनी है इस एक्टिविटी को विद द यूज्ड पेन रिफिल के साथ। अब क्या किया आपने, एक पेन को रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब किया और उसे टम्बलर के अंदर रख दिया। इस यहाँ पे टम्बलर है, उसके अंदर एक रिफिल है, उसको पहले आपने पॉलीथीन के साथ रब कर लिया और उसे अंदर रख दिया। अब आपने एक और रिफिल लेना है
सी द फिगर क्लियरली। आपने एक और रिफिल लेना है और उसके बाद उसको भी क्या करना है, पॉलीथीन के साथ रब करना है। फिर आपने इस जो ये रिफिल है उसको, जो टम्बलर के अंदर रिफिल था जिसे हमने पहले ही पॉलीथीन के साथ रब कर लिया था, उसके पास लेके आओगे। आप देखोगे कि ये दोनों जो रिफिल हैं वो एक दूसरे से दूर होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। नाउ तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम मटेरियल के थे रिफिल और उन्हें दोनों को सेम मटेरियल से हमने चार्ज किया था, रब किया था, तो वो दोनों क्या एक दूसरे से दूर चले गए, रिपेल हो गए। अब क्या करना है, आपने एक रिफिल लेना है, उसे रब कर लिया आपने पॉलीथीन के साथ और उसको आपने यहाँ पे रख दिया। अब उसके सामने क्या, आपने एक बैलून लेना है जिसको आपने पहले रब किया था और उसको उसके पास लेके आना है। अब दोनों का देखो मटेरियल क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों क्या करेंगे, इसका मटेरियल दूसरा है, इसको रब किसी और से किया आपने, इसको आपने पॉलीथीन के साथ रब किया है और इसका भी मटीरियल क्या है, सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, अलग चार्ज होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो लाइक चार्जेस हैं, जहाँ पे सेम चार्जेस होते हैं दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो एक समरी दी हुई है नीचे, क्या है, कह रहे हैं कि अ चार्ज्ड बैलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बैलून। तो मतलब जिनके ऊपर सेम चार्ज था वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और एक चार्ज रिफिल ने क्या किया, दूसरे रिफिल को, चार्ज रिफिल को भी रिपेल किया। बट अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज बैलून, लेकिन जो एक चार्ज बैलून था उसने क्या किया, दूसरे बैलून को अट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस होते हैं, अगर तो वो लाइक हैं, सेम चार्जेस है, वो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो डज इट इंडिकेट दैट चार्ज ऑन द बैलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के ऊपर क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास, कैन वी सी दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। Can we also say that the charges of the same kind repel each other and the charges of different kind attract each other? तो इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चला कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with the silk as positive। तो कहते हैं कि जब एक ग्लास रोड को आप रब कर रहे हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तो हाँ, हमने पढ़ा था कि चार्जेस के टू टाइप्स होते हैं। तो ये जो ग्लास रोड है वो क्या अक्वायर कर लेगी, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज्ड ग्लास रोड इज ब्राउट नियर अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। कहते हैं जब हमने ये ग्लास रोड को लेकर गए एक प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसको हमने चार्ज की है पॉलीथीन के साथ, वो दोनों के आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। मींस एक ग्लास रोड और एक रिफिल पड़ा है, ये दोनों के आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है उस पर कौन सा चार्ज होगा। तो अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव है तो रिफिल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, डेफिनेटली इट विल बी द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस होगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो रिफिल हमें इजीली पता चल जाएगा कि रिफिल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय द रबिंग आर द स्टैटिक। तो इस प्रोसेस से, जो रब करने के प्रोसेस से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। मीन्स वो मूव नहीं करता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो चार्जेस आप मूव नहीं कर सकते हैं। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज जब चार्ज मूव करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बना देते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6th। द करंट इन ए सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। तो वो करंट जिसकी वजह से कोई बल्ब ग्लो करता है या जो वायर हॉट गर्म हो जाती है, वो कौन सा करंट होता है, वो क्या होता है, वो मोशन होता है चार्जेस का। लेकिन जो चार्ज हमने रब करके प्रोड्यूस किया होता है, रबिंग करके दो बॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होता है, चार्ज, वो स्टैटिक चार्ज होता है। वो बस एक जगह पे क्या है, एकमुलेट हो जाता है और वो दूसरी बॉडी को या रिपेल या अट्रैक्ट करता है। तो वो चार्ज क्या होते हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। अब देखना है कि चार्ज ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। आपने क्या करना है, एक एम्प्टी जैम बॉटल लेनी है इस तरह से, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर देन द साइज ऑफ द
देन द माउथ ऑफ द बॉटल। तो बॉटल के जो माउथ है उससे बड़ा एक कार्डबोर्ड लेना और उसको इस तरह से रख देना जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। नाउ pierce the hole in it so that metal paper clip can be inserted। तो क्या करना है, आपने इस तरह से इसके अंदर होल करना है ताकि ये जो मेटल की क्लिप है इसको आप इस तरह से इंसर्ट कर सको। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। Now cut 2 strips of aluminium foil about 4 centimeter into 1 centimeter each. Hang them on the paper clip as shown in figure। तो ये जो अपने पेपर क्लिप को इस तरह से खोल लेना है जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको, ये जो मेटल की पेपर क्लिप है इसे इस तरह से ओपन कर देना और उसको अंदर इस तरह से डाल देना है होल के। फिर आपने एल्युमिनियम फॉयल को कट करना है और उसको इस तरह से आपने यहाँ पे रख देना है, हैंग कर देना, आपने इस तरह से सीधी हैंग कर देना है उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने पेपर क्लिप को लेकर पेपर क्लिप लेनी है, पहले पेपर क्लिप के अंदर इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल डाल लेनी है और उसके बाद ये जो पेपर क्लिप है इसको क्या कर देना है, इस कार्डबोर्ड के अंदर आपने इस तरह से इंसर्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, एक रिफिल लेना, उसको चार्ज करना है और उसको टच करना है उसके जो ये वाला एंड है पेपर क्लिप का उसके ऊपर। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो इसको आपने चार्ज किया हुआ है, अब क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो रिपेल कर रही है। आप देखोगे रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट तो आपको दिख रहा है कि ये क्या कर जाएंगे, रिपेल, इस तरह से खुल जाएंगी। पहले इस तरह से हैंग थी लेकिन जैसे ही आप चार्ज करोगे तो वो इस तरह से क्या कर देंगे, रिपेल कर जाएंगी जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है। अब किसी और चार्ज बॉडी से या पेपर हटा, यहाँ से ये प्लास्टिक का ये हटा लो, स्केल रख लो, उस चार्ज बॉडी से आप इसको करो, क्या फिर से इस तरह से रिपेल करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि ये जो एल्युमिनियम की फॉइल्स हैं वो क्या है, इस तरह से खुल जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, वो रिपेल क्यों कर रहे हैं एक दूसरे से, बिकॉज यहाँ से जो चार्ज आ रहा है ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ से क्या चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इस मेटल में से और वहाँ पे सेम चार्ज दोनों के पास पहुँच रहे हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसके पास क्या आ रहा है, सेम चार्ज आ रहा है फ्रॉम द रिफल, चार्ज रिफल थ्रू द पेपर क्लिप, पेपर क्लिप से आ रहा है क्योंकि पेपर क्लिप किस चीज़ का बना हुआ है, मेटल, और मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, इसके अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा है और वो कहाँ तक पहुँच रहा है, एल्युमिनियम फॉयल तक पहुँच रहा है और एल्युमिनियम फॉयल के पास सेम चार्ज आ रहा है इसलिए वो क्या करने स्टार्ट कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, रिपेल कर रही हैं। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। दिस डिवाइस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप। तो ऐसे डिवाइस से हम चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है, उसके अंदर चार्ज है या नहीं। अगर तो ये बॉडी चार्ज नहीं होती तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होती चार्ज की और यहाँ पे ये वाइड ओपनिंग नहीं होती। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे आपने सिंपली इसको रखा था, अगर रब किए बिना आपने सिंपली इसको रखा था रिफल को, तो ये क्या सिंपल इस तरह से हैंग करी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इसको चार्ज करके रखते हो तो ये क्या करेंगी, वाइड ओपन कर देंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी, और उन पे चार्ज क्या आ रहा है, यहाँ पे सिमिलर चार्ज आ रहा है। ये जो नीचे वाली हैं जो वो क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे और वो वाइड ओपनिंग हो जाएंगी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से हम, ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम चार्ज का पता लगा सकें कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होममेड सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है जिसे आप घर पे बना सकते हो। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। और एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी तक कैसे ट्रांसफ़र होता है, चार्ज थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से किसकी हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तक, एक मेटल की हेल्प से, एक मेटल कंडक्टर की हेल्प से करते हैं। नाउ टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड, यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिफल हटाकर अपने अपने हाथ से इसको टच करना है। जब आप अपने हाथ से यहाँ पे टच करोगे तो आप इसकी जो पोजीशन है इसमें चेंजेस फाइंड आउट करोगे। क्या चेंजेस होंगी, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस चली जाएंगी, मींस इस तरह से फिर से वो सीधी हैंग हो जाएंगी। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप, एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द
पेपर क्लिप विद हैंड, तो दोबारा से चार्ज करो रिफिल के साथ, वो फिर से वाइड ओपनिंग हो जाएगी। फिर आप अपना हाथ से टच करोगे अगर उस एंड को, जो पेपर क्लिप का एंड है, तो वो फिर से आप देखोगे कि वो अपनी दोबारा ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे, एल्युमिनियम की जो फॉयल है। तो ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। जैसे आप अपनी बॉडी से उस पेपर क्लिप को टच करते हो तो वो जो सारा चार्ज आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। वी से दैट फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। तो ये जो फॉयल की स्ट्रिप्स हैं वो क्या हो जाती हैं? डिस्चार्ज हो जाती हैं। मीन्स वो चार्ज तो रही नहीं है तो क्या होंगी? वो डिस्चार्ज कर देंगे। वो अपना चार्ज कहाँ पे पास कर देती हैं? हमारी बॉडी के थ्रू कहाँ पे? अर्थ में चला जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें एक चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चार्ज चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने देखा होगा अपने अप्लाइंसेस में 3 वायर्स होती हैं हमेशा, तो एक वायर वो कौन सी होती है? अर्थ की वायर होती है, ताकि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अगर लीकेज हो करंट में तो वो करंट सारा का सारा कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है, और आपको शॉक लगने से आप बच जाते हो, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक, लाइटनिंग कैसे होती है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं और उनसे क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से उनसे बच सकते हैं, तो वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।